नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी कहानी सुनते ही रगों में खून दौड़ने लगता है। शहीद भगत सिंह। जी हाँ। सिर्फ 23 साल की उम्र, फांसी, लेकिन विचार और काम वो आज भी जिंदा है और उन पर बातें भी खूब होती हैं। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, क्योंकि भगत सिंह सिर्फ वो एक्शन वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो बहुत गहरे विचारक थे। हाँ, जिनकी सोच टाइम के साथ विकसित हुई, राष्ट्रवाद से समाजवाद, फिर नास्तिकता तक। कमाल का सफर है उनका। आज हम कोशिश करेंगे इसी सफर को समझने की, उनके जीवन के वो खास मोड़, उनके बदलते विचार और वो विरासत। तो फिर शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। परिवार कैसा था, माहौल कैसा मिला उन्हें बचपन में? सुना है क्रांति तो विरासत में मिली थी। हाँ, काफी हद तक ये बात सही है। जन्म उनका हुआ 27 या 28 सितंबर 1907 को, पंजाब में लायलपुर जिला। अच्छा। गांव बंगा, जो अब पाकिस्तान में है। परिवार संधू जाट सिख था, लेकिन कोई आम परिवार नहीं। राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय। दादा अर्जुन सिंह आर्य समाजी थे, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, ये सब तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलनों से, खासकर गदर आंदोलन से जुड़े थे। ओह, गदर आंदोलन से। जी। चाचा अजीत सिंह को तो देश निकाला भी मिला हुआ था, तो घर में ही माहौल था विद्रोह का, आजादी की बातों का। कह सकते कि हाँ, क्रांति खून में थी। यानी माहौल तो मिला। और पढ़ाई लिखाई कहते पढ़ने के बहुत शौकीन थे। हाँ, जबरदस्त। किताबी कीड़ा कह सकते हैं। शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई, फिर लाहौर आ गए। लाहौर में कहाँ? दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल, और बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर। अच्छा, नेशनल कॉलेज, ये लाला लाजपत राय वाला? हाँ, वही, जो असहयोग आंदोलन के टाइम सरकारी कॉलेजों के बहिष्कार के जवाब में खोला गया था। और वहीं उनकी दोस्ती हुई भगवती चरण वोहरा, सुखदेव जैसे लोगों से, जो आने चलकर साथी बने। और वो सिर्फ कोर्स की किताबें नहीं पढ़ते थे, ताकि सीधे सोर्स से पढ़ सकें। कमाल है। और इतनी छोटी उम्र में फिर जलियांवाला बाग कांड देखा, उसका क्या असर पड़ा होगा? बहुत गहरा। सिर्फ 12 साल के थे वो जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। हाँ, 12 साल। कहते हैं कि स्कूल से भागकर सीधे उस बाग में पहुंच गए थे। वो खून से सनी मिट्टी देखी थी। ओहो। तो बस उस बर्बरता ने ना ब्रिटिश राज का जो वो एक नकाब था न्याय का, वो उतार दिया। और भगत सिंह जैसे कई नौजवानों के मन में ये बात बैठ गई कि सिर्फ अहिंसा से, याचना करने से आजादी नहीं मिलने वाली। लेकिन शुरुआत में तो गांधी जी से प्रभावित थे असहयोग आंदोलन में। हाँ, थे, बिल्कुल थे। विदेशी कपड़े भी जलाए। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। हाँ, वो अचानक वापस ले लिया था। तो उससे उनका मोहभंग हो गया। उन्हें लगा कि ये रास्ता शायद काफी नहीं है, कुछ और करना होगा। और इसी दौरान वो शादी वाला किस्सा भी है कि घर छोड़ दिया था। हाँ, वो उनकी इरादे की पक्की निशानी है। 1923 की बात है। करीब 16 साल के थे। बस 16 साल? हाँ। परिवार ने शादी तय कर दी, तो वो घर छोड़कर कानपुर चले गए। कानपुर? जी। और पिता को चिट्ठी लिखी, कहा कि मेरी जिंदगी देश की आजादी के लिए है। दुनिया का कोई सुख, कोई आराम मुझे खींच नहीं सकता। वाह। सोचिए, उस उम्र में विचारों की इतनी क्लैरिटी। ये सिर्फ शादी से भागना नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि भाई मेरा रास्ता अब यही है। कानपुर में फिर वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिले और वहीं से सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई। नौजवान भारत सभा। हाँ, कानपुर में विद्यार्थी जी के प्रताप अखबार में काम किया। वहां कई क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। फिर लाहौर वापस आए और 1926 में बनाई नौजवान भारत सभा। ये क्या थी? बाकियों से अलग थी? हाँ, ये थोड़ी अलग थी। जो बाकी गुप्त समितियां थीं, उनके उलट ये खुलकर काम करती थी। अच्छा, ओपनली? जी। मीटिंग्स, पर्चे, भाषण, और इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था। ये युवाओं को मजदूरों, किसानों के हक, समाज सुधार, सेक्युलरिज्म, इन मुद्दों पर भी जगाना चाहती थी। सेक्युलरिज्म पर भी जोर था? बिल्कुल, पूरी तरह सेक्युलर और समाजवादी सोच वाला मंच था। सांप्रदायिकता और जातिवाद का कट्टर विरोध। और फिर HRA से HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सोशलिस्ट क्यों जोड़ा गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। देखिए, पहले वो HRA से जुड़े राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान वाली संस्था। हाँ, काकोरी वाले। जी। लेकिन 1925 में काकोरी कांड के बाद HRA लगभग खत्म सा हो गया था। ठीक है। नेता या तो शहीद हो गए या जेल में थे। तो 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के खंडरों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन सब ने मिलकर इसे दोबारा संगठित किया और नाम बदला। हाँ,
और नाम में सोशलिस्ट जोड़ा, HSRA। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, क्या मतलब? ये उनके सोच में जो बदलाव आया था उसे दिखाता था कि अब लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है, अच्छा। बल्कि एक ऐसा समाजवादी भारत बनाना है जहां शोषण न हो, सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो। यानी रूसी क्रांति और मार्क्सवाद का असर? बिल्कुल साफ असर था। और वो लिखते भी बहुत थे, कलम भी खूब चलाते थे। हाँ, वो मानते थे कि असली क्रांति तो विचारों से आती है। कलम की ताकत को समझते थे। कहाँ लिखते थे? कीर्ति में लिखा, जो कीर्ति किसान पार्टी का अखबार था। कानपुर के प्रताप में लिखा। अच्छा। और पुलिस से बचने के लिए नाम बदल बदल कर लिखते थे, बलवंत, रंजीत, विद्रोही। क्या बात है। किन मुद्दों पर लिखते थे? अरे सब पर। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, किसानों मजदूरों की समस्याएं बहुत बेबाकी से लिखते थे। शायद इसीलिए मई 1927 में एक झूठे बम केस में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से सरकार डर गई थी। अच्छा, अब आते हैं उन दो बड़ी घटनाओं पर जिनके लिए भगत सिंह सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। पहला, सॉन्डर्स की हत्या, लाला लाजपत राय की मौत का बदला। लेकिन निशाना चूक गया था। हाँ, ये घटना सीधे सीधे लाला जी की शहादत से जुड़ी है। देखिए, 1928 में साइमन कमीशन आया था। हाँ, जिसका बहुत विरोध हुआ था। जी, तो लाहौर में 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस सुपरिंटेंडेंट था जेम्स ए स्कॉट। उसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया और खुद भी लालाजी पर लाठियां बरसाईं। लालाजी बुरी तरह घायल हुए और 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। HSRA ने इसे पूरे देश का अपमान माना और बदला लेने की ठानी। निशाना स्कॉट ही था। लेकिन मारा गया सॉन्डर्स। लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्कॉट की जगह बाहर आया असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स। पहचानने में गलती हो गई। अच्छा, राजगुरु ने पहली गोली चलाई, फिर भगत सिंह ने भी गोलियां मारी। और फिर वहां से भागे कैसे? चंद्रशेखर आजाद का भी रोल था। हाँ बिल्कुल, भागते वक्त एक हेड कांस्टेबल था, चानन सिंह। उसने पीछा किया तो कवर दे रहे चंद्रशेखर आजाद ने उसे गोली मार दी। अब लाहौर से निकलना बहुत मुश्किल था, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। हाँ, वो तो होगा ही। तब मदद की दुर्गा देवी वोहरा ने, भगवती चरण वोहरा की पत्नी, जिन्हें हम दुर्गा भाभी कहते हैं। दुर्गा भाभी, हाँ सुना है। उन्होंने मदद की। भगत सिंह ने पूरा भेष बदला, बाल कटवाए, दाढ़ी साफ की, हैट पहना, अंग्रेजी कपड़े। अच्छा। और वो दुर्गा भाभी के पति बनकर उनके बच्चे को गोद में लेकर फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे। राजगुरु नौकर बनकर साथ थे। क्या प्लानिंग थी। हाँ, इस तरह पुलिस को चकमा देकर निकले और बाद में पोस्टर भी लगाए, जिम्मेदारी ली कि हाँ, हमने लालाजी की मौत का बदला ले लिया है। कमाल है। अच्छा, दूसरी घटना, दिल्ली असेंबली में बम फेंकना, ये क्यों किया? मकसद क्या था? ये हिंसा के लिए नहीं था, ये आवाज उठाने के लिए था, सोई हुई ब्रिटिश हुकूमत को और देश को जगाने के लिए। कैसे? देखिए, 8 अप्रैल 1929 की बात है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, वहां सेशन चल रहा था। 2 बिल थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। दोनों ही बहुत दमनकारी कानून थे, मजदूरों और क्रांतिकारियों के खिलाफ। तो भगत सिंह और दत्त ने 2 कम पावर वाले बम फेंके, खाली जगह पर, जहां बेंचेस खाली थी। मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। और फिर भागे नहीं, गिरफ्तार हो गए। हाँ, यही तो सबसे खास बात थी। वो चाहते तो धुएं का फायदा उठाकर निकल सकते थे, पर वो रुके। रुके क्यों? नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, पर्चे फेंके और जानबूझकर गिरफ्तारी दी। पर्चों पे क्या लिखा था? लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। अच्छा। वो जानते थे कि अब गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलेगा, और वो इसी मुकदमे को अपने विचारों का मंच बनाना चाहते थे। पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। समाजवाद, क्रांति, आजादी का सही मतलब क्या है? ये सिर्फ एक बम फेंकना नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और जेल में भी संघर्ष जारी रहा। वो भूख हड़ताल बहुत मशहूर है। हाँ, वो भूख हड़ताल तो उनके फौलादी इरादे का सबूत है। जब असेंबली बॉम्ब केस में गिरफ्तार हुए तो जेल में देखा कि भारतीय कैदियों और यूरोपियन कैदियों में बहुत भेदभाव है। कैसा भेदभाव? खाने में, कपड़ों में, सफाई में, किताबें पढ़ने देने में, हर चीज में। तो उन्होंने मांग की कि हमें आम मुजरिम नहीं, राजनीतिक कैदी माना जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और इज्जतदार सुविधाएं दी जाएं।
इसी मांग को लेकर जून 1929 में भूख हड़ताल शुरू की। कितने दिन चली है और असर क्या हुआ? जतिन दास जी की शहादत भी इसी दौरान हुई थी ना? हाँ, ये भूख हड़ताल चली पूरे 116 दिन। 116 दिन। जी, सोचिए, इसने पूरे देश का ध्यान खींचा। जनता की पूरी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ हो गई। और हाँ, इसी हड़ताल के दौरान 63 दिन भूखे रहने के बाद उनके साथी जतिन दास शहीद हो गए। उनकी शहादत से तो जैसे आग लग गई पूरे देश में। सरकार पर जबरदस्त दबाव बना। नेहरू, जिन्ना जैसे बड़े नेता भी जेल में उनसे मिलने गए, समर्थन दिया। फिर हड़ताल खत्म कैसे हुई? आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं और अपने पिता के बार-बार अनुरोध पर भगत सिंह ने 5 अक्टूबर 1929 को हड़ताल खत्म की। इस भूख हड़ताल ने भगत सिंह को पंजाब से बाहर पूरे भारत का हीरो बना दिया था। लेकिन ये सॉन्डर्स केस का मुकदमा तो चल ही रहा था साथ में, लाहौर षड्यंत्र केस। हाँ, वो भी चल रहा था। असेंबली बम केस की जांच चल रही थी। उसी दौरान कुछ सुराग मिले और उनके कुछ साथी जैसे हंसराज, वो रहा, जयगोपाल, वो सरकारी गवाह बन गए। अच्छा, मुखबर बन गए। जी। उनकी गवाही के आधार पर फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और कई और लोगों पर सॉन्डर्स और चानन सिंह की हत्या का मुकदमा चलाया गया। इसे ही लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। और ये मुकदमा भी ठीक से नहीं चला। स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया गया। बिल्कुल। ये मुकदमा तो एक तरह से न्याय का मजाक था। क्रांतिकारी कोर्ट को अपनी बात कहने का मंच बना रहे थे, नारे लगाते थे। इससे सरकार बहुत परेशान थी। तो मुकदमा तेजी से खत्म करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने मई 1930 में एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस पास किया और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया। इस ट्रिब्यूनल ने क्या किया? इसने सामान्य कानूनी प्रक्रिया को बिल्कुल ताक पर रख दिया। न जूरी, न अपील का अधिकार, अभियुक्तों को सफाई का पूरा मौका तक नहीं मिला। कई बार तो उनकी गैर मौजूदगी में ही सुनवाई हो गई। ये तो सरासर नाइंसाफी थी। हाँ, और ये ट्रिब्यूनल कानूनी रूप से भी शक के दायरे में था, क्योंकि उस अध्यादेश को कभी सेंट्रल असेंबली या ब्रिटिश संसद ने पास ही नहीं किया था। और फिर फैसला आया फांसी। इसे रोकने की कोशिशें हुई। गांधी जी का क्या रोल था, इस पर बहुत बहस होती है। देखिए, 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को सॉन्डर्स की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा। और अपील? प्रिवी काउंसिल में अपील की गई, वो भी खारिज हो गई। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वाइसरॉय के सामने दया याचिका दायर की। महात्मा गांधी ने भी कोशिश की। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से कई बार मुलाकात की, चिट्ठियां लिखी। खासकर जब गांधी इरविन पैक्ट की बातचीत चल रही थी, उन्होंने जोर दिया कि सजा कम कर दी जाए, उम्र कैद में बदल दी जाए। गांधी जी क्रांतिकारियों के हिंसा के रास्ते से सहमत नहीं थे, ये वो साफ कहते थे। लेकिन वो उनकी देशभक्ति, उनकी हिम्मत का बहुत सम्मान करते थे और फांसी के सख्त खिलाफ थे। तो इरविन माना क्यों नहीं? इरविन अड़ा रहा। उसका तर्क था कि भाई कानून के तहत ये सजा दी गई है और राजनीतिक वजहों से इसे बदलना ठीक नहीं होगा। दबाव बहुत था उस पर भी ब्रिटिश अधिकारियों का। और फिर 23 मार्च 1931, तय तारीख से एक दिन पहले। हाँ, ये दिखाता है कि अंग्रेजी सरकार कितना डर गई थी। तय तारीख थी 24 मार्च, लेकिन जनता का गुस्सा भड़कने का डर था, तो 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम करीब 7:30 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। और प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई? नहीं, कहते कोई मैजिस्ट्रेट निगरानी के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा अमानवीय था। क्या हुआ? शहीदों के शवों को उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा गया, बल्कि रात के अंधेरे में जेल से बाहर ले जाया गया, उनके टुकड़े किए गए बोरियों में भरा गया और फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे ले जाकर गुपचुप तरीके से मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया और अधजली लाशों को नदी में फेंक दिया। हे भगवान! ये खबर जब बाहर आई तो पूरे देश में हंगामा हो गया होगा। जबरदस्त गुस्सा, शौक की लहर, हड़तालें, प्रदर्शन। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था ठीक इसके बाद। गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उन्हें नौजवानों के भारी गुस्से और काले झंडों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, शहीदों की बहादुरी को सलाम किया, लेकिन साथ ही राजनीतिक हिंसा से खुद को अलग भी रखा। ये घटना मतलब स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। अब उनके विचारों पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं थे। उनकी सोच कैसे बदली, राष्ट्रवाद से समाजवाद, फिर नास्तिकता तक।
हाँ, यही भगत सिंह की सबसे बड़ी खासियत है, उनकी इंटेलेक्चुअल जर्नी। वो शुरू में करतार सिंह सराभा को अपना हीरा मानते थे। गदर पार्टी वाले। जी, जो बहुत कम उम्र में शहीद हो गए थे। तो शुरुआत राष्ट्रवादी थी, लेकिन वो लगातार पढ़ रहे थे, दुनिया भर के आंदोलनों को समझ रहे थे। जैसे रूसी क्रांति ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा, बाकुनिन को पढ़ा, तो धीरे धीरे वो समाजवाद और कम्युनिज्म की तरफ बढ़े। वो ये समझ गए कि सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से आम आदमी को असली आज़ादी नहीं मिलेगी। असली लड़ाई तो गरीबी, शोषण, असमानता के खिलाफ लड़नी होगी। इसीलिए HSRA का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी रखा गया। और अराजकतावाद यानी एनार्किज्म पर भी उनके विचार थे। ये शब्द तो आमतौर पर नेगेटिव माना जाता है। हाँ, और भगत सिंह ये जानते थे। उन्होंने कीर्ति में इस पर लिखा भी कि लोग इस शब्द से डरते हैं, पर इसका असली मतलब गड़बड़ी या अव्यवस्था नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है शासक का अभाव, मतलब कोई रूलर ना हो, राज्य खत्म हो जाए ताकि व्यक्ति पूरी तरह से आजाद हो। अच्छा। उन्होंने इसे वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय विचार से भी जोड़ा था। उनका जो अल्टीमेट सपना था वो एक ऐसी दुनिया का था जहां न धर्म का जुनून हो, न ईश्वर का, न पैसे का लालच हो, न राज्य का नियंत्रण हो। ये उनकी सोच की गहराई दिखाता है। और उनका वो सबसे मशहूर लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं, बिल्कुल। उस जमाने में ऐसा लिखना तो बहुत हिम्मत की बात थी। बिल्कुल। और ये लेख जो उन्होंने जेल में लिखा था, वो उनकी तर्कशीलता, उनकी साइंटिफिक सोच का बेहतरीन उदाहरण है। ये कोई जवानी का जोश या अहंकार नहीं था। ये सालों के अध्ययन, मनन और सवालों का नतीजा था। उन्होंने साफ साफ लिखा कि कैसे उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए, कैसे उन्हें लगा कि धर्म अक्सर इंसान को कमजोर बनाता है, भाग्यवादी बनाता है, अन्याय सहने की प्रेरणा देता है। तो वो किस में विश्वास करते थे? वो मानवतावाद में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपनी समस्याएं खुद हल करनी चाहिए, किसी काल्पनिक सहारे की जरूरत नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म उनके लिए कितना जरूरी था? बेहद जरूरी। वो सांप्रदायिकता को आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि अंग्रेज कैसे फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं। उन्होंने हमेशा मजहबी कट्टरता की, अंधविश्वास की आलोचना की। नौजवान भारत सभा का तो नियम ही था कि सदस्य किसी सांप्रदायिक संगठन का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा। उनका मानना था कि धर्म बिल्कुल निजी मामला होना चाहिए, उसे राजनीति में, समाज में दखल नहीं देना चाहिए। तो फिर आजाद भारत का उनका सपना क्या था? कैसा भारत चाहते थे वो? देखिए, वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जाएं और उनकी जगह भूरे साहब आ जाएं। मतलब सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं, वो एक क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे, एक समाजवादी भारत। समाजवादी मतलब? जहां उत्पादन के साधन जैसे फैक्ट्री, जमीन, उन पर मजदूरों और किसानों का हक हो, जमींदारी खत्म हो, जाति पाति छुआछूत का नामो निशान ना हो, सबको शिक्षा मिले, औरतें बराबर हों। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो सच में आम आदमी का राज हो। वो कांग्रेस की जो नरमपंथी लीडरशिप थी उसकी आलोचना भी करते थे। क्यों करते थे? उन्हें लगता था कि कांग्रेस बड़े पूंजीपतियों और जमींदारों के हितों की नुमाइंदगी करती है, उनसे आम जनता का भला नहीं हो सकता। और हिंसा पे उनके क्या विचार थे? क्या वो मानते थे कि हिंसा ही रास्ता है? और वो जो कहते थे कि विचारों को नहीं मारा जा सकता? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जो असेंबली में पर्चा फेंका था उस पर लिखा था, व्यक्तियों को कुचलकर आप उनके विचारों को नहीं मार सकते। वो हिंसा को अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जब शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ना हो और कोई रास्ता न बचा हो, तो एक सही मकसद के लिए ताकत का इस्तेमाल करना वो नैतिक रूप से सही है। लेकिन क्या वो आतंकवाद को सही मानते थे? नहीं, वो ये भी मानते थे कि आतंकवाद मतलब सिर्फ व्यक्तिगत हत्याएं करना, वो क्रांति का मुख्य रास्ता नहीं हो सकता। असली जरूरत तो जनता को जगाने की है, उन्हें संगठित करने की है। तो फिर असेंबली बम कांड जैसी घटनाएं क्यों? वो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए थीं, अपनी बात, अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया थीं, एक प्रतीक थीं। और उन्होंने वायसरॉय को चिट्ठी लिखकर फांसी के बजाय युद्धबंदी की तरह गोली मारने की मांग की थी। अच्छा। ये दिखाता है कि वो अपने एक्शन की जिम्मेदारी ले रहे थे और मौत से डरते नहीं थे। आज उनकी विरासत को कैसे देखा जाता है? क्या वो सिर्फ एक शहीद,
एक पोस्टर बॉय बनकर रह गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आज भी भारतीय युवाओं के लिए शायद सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। नेहरू ने, सुभाष बोस ने, सबने माना कि भगत सिंह ने देश में एक नई चेतना, एक नई जागृति ला दी थी। उनकी तस्वीरें एक जमाने में गांधी जी जितनी ही पॉपुलर थीं। हाँ, आज भी उनकी टी शर्ट्स दिखती हैं। जी, और उनके नाम पर स्मारक हैं, सड़कें हैं, कई संस्थान हैं। संसद में भी उनकी प्रतिमा है। हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक है। लेकिन ये भी सच है कि उनकी विरासत पर काफी खींचतान होती है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग ग्रुप्स उन्हें अपना बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक कंटेस्टेड लेगेसी है, मतलब जिस पर विवाद है, खिंचतान है। कैसे? देखिए, जो राष्ट्रवादी दल हैं वो उनके देश प्रेम, उनके बलिदान पर जोर देते हैं, लेकिन उनके जो समाजवादी और नास्तिक विचार हैं उनको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। जो वामपंथी हैं वो उन्हें पक्का मार्क्सवादी क्रांतिकारी मानते हैं। जो उदारवादी हैं वो उनके सेक्युलरिज्म और तर्कवाद को हाईलाइट करते हैं। यानी सब अपनी अपनी सुविधा से चुन लेते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के हिसाब से भगत सिंह की तस्वीर पेश करते हैं और जो बातें उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठती उन्हें चुपचाप किनारे कर दिया जाता है। ये भगत सिंह के विचारों की जो जटिलता है, जो गहराई है, उसके साथ अन्याय है। फिल्मों, गीतों, नाटकों में तो वो आज भी जिंदा है। तो भगत सिंह, रंग दे बसंती। हाँ, रंग दे बसंती तो बहुत चली थी। जी, नाटक होते हैं, गीत गाए जाते हैं, जैसे सरफरोशी की तमन्ना या मेरा रंग दे बसंती चोला। भले ही ये गीत उन्होंने खुद नहीं लिखे, पर उनसे ऐसे जुड़ गए कि उनकी पहचान बन गए हैं। तो आज के समय में, आज के भारत में उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं? क्या सबक है हमारे लिए? मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। देखिए, आर्थिक असमानता जिस पर उन्होंने इतना जोर दिया था, वो आज भी कितनी बड़ी सच्चाई है। हाँ है। सांप्रदायिकता का जो खतरा है वो शायद पहले से ज्यादा है। ऐसे में उनका जो कट्टर सेक्युलरिज्म था वो और भी जरूरी हो जाता है। उनका तर्क पर जोर देना, वैज्ञानिक सोच पर अंधविश्वास का विरोध करना, मजदूरों, किसानों के हक की बात करना और एक सच्चे लोकतंत्र का सपना देखना जहां सत्ता सच में जनता के हाथ में हो, ये सारी बातें आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती हैं। ननी, भगत सिंह को सिर्फ एक शहीद या सिर्फ एक एक्शन हीरो के तौर पर देखना काफी नहीं है। उनकी असली पहचान उनके विचारों में है, उनके फलसफे में है, जो लगातार विकसित होता रहा। बिल्कुल सही कहा। उनकी छोटी सी जिंदगी थी लेकिन असाधारण थी। बलिदान, हिम्मत, इंटेलेक्चुअल गहराई और समाज को बदलने का एक जबरदस्त जुनून। वो सिर्फ इतिहास के पन्नों के हीरो नहीं है। उनके सवाल, उनके विचार वो आज भी जिंदा हैं और हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। शायद भगत सिंह को पूरी तरह समझने की चुनौती यही है कि उन्हें किसी एक वाद में, किसी एक खांचे में फिट ना किया जाए, बल्कि उनकी पूरी जटिलता के साथ, उनके सवालों के साथ उन्हें समझा जाए। उनका वो नारा, इंकलाब जिंदाबाद, वो शायद सिर्फ ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हर तरह के अन्याय, शोषण और जड़ता के खिलाफ एक लगातार चलने वाली क्रांति का आह्वान था। और शायद यही वो विचार है जो आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो एक बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। ओके, सो वी होप यू लाइक्ड today's discussion. For more such discussion, subscribe to our channel व्यक्तित्व द एपिक टेल्स। धन्यवाद। धन्यवाद।